Good evening, students. So, in this sprint for the JEE Advanced, today I am with you for the discussion of 2019 paper 1, 2019 paper of JEE Advanced 1. So, it's not merely the discussion of solutions. Why I selected this paper? The reason was at this moment when I can say is the 11th hour. तो इस 11th आवर में जब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है, सो आई जस्ट वांट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. मैं क्वेश्चंस को एनालिटिकली एक्सप्लेन करूंगा. तो मैं क्वेश्चंस के नेचर में आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सो दैट कि जब अभी इस साल का भी पेपर होगा, सो इस साल के पेपर में भी क्या होगा कि पेपर्स में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता कि मतलब बोला जाए कि ज़मीन आसमान का वेरिएशन आ गया, ऐसा वेरिएशन नहीं होता है. मतलब व्हाट रिमेन्स द सेम इज़ द nature of the paper, that remains the same. So especially you have to identify that what kind of points have been asked. उनके लिए किन चीज़ों पे अभी आपको बहुत स्ट्रेस देना होगा रिवीजन में किन चीज़ों पे स्ट्रेस देना होगा, किस टाइप के मैथमेटिकल फॉल्ट्स आपसे होते हैं उनमें कैसे देना होगा, आपको ध्यान देना होगा. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है JEE एडवांस के पेपर में, हैव सीन की जो ऑप्शंस हैं, अगर आपने ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रीड नहीं किया तो खास तौर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपने ऑप्शंस को ठीक से रीड नहीं किया तो देर आर चांसेस कि उसमें फिर मिस्टेक हो जाती है. सो ऑप्शंस में मतलब आप जैसे जब क्वेश्चन रीड करते हो तो हर एक बच्चे के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है, ओके एग्जामिनर ये पूछेंगे. एग्जामिनर बहुत ही शातिर हैं, उन्हें भी पता कि बच्चे के दिमाग में रीड करके यही आएगा, एग्जामिनर ये पूछेंगे. बट उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने स्लाइटली डिफरेंट पूछ लिया होता है. और आप कैलकुलेशन और सारी चीज़ें इनमें आपने रीड भी कर लिया तो भी पहले आपका कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ टाइम क्या है वो बेकार चला गया. सो ऑप्शंस को रीड करना या क्वेश्चन में ही प्रॉपरली रीड करना कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन आस्क्ड, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दैट कि आपके सिली मिस्टेक्स एंड ऑल, जैसे कई बार है कि बच्चे बोलते हैं कि मैंने 70 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया, मैंने इतने मार्क्स का पेपर 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया. बाद में अटैम्प्ट किए, दे आर क्वाइट हैप्पी कि प्रॉब्ली व्हाट आई हैव अटैम्प्टेड, मैंने कोई गेस वर्क नहीं किया है, बहुत ही ठीक से अटैम्प्ट किया. बट कई बार हसीन की जब उनका स्कोर चेक करते हैं तो कुछ आता 35 आता है, 34 आता है, 40 आता है, उस रेंज में, वो छोटे छोटे मिस्टेक्स के थ्रू. सो मेरा जो डिस्कशन है वो इसी से रिलेटेड होगा. नाउ आई डोंट वेस्ट योर टाइम, आई स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि ये मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट वाले में था. क्वेश्चन नंबर 1 था कि एक ए मास का पार्टिकल है और वो एक आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है. इट्स रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. और इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर यू वाज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर. दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी. स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. फ्रॉम द सेंटर ये डिस्टेंस थी, ठीक है ना. मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर की इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है. तो पोटेंशियल जी जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज करेगी. आपसे जो उसमें ऑप्शंस थे, ऑप्शंस रिलेटेड थे कि 2 ऑप्शंस में वेलोसिटी के बारे में पूछा गया था कि वेलोसिटी v क्या होगी, और 2 ऑप्शंस में एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा गया था. मतलब एक में करेक्ट वेलोसिटी थी, एक में इनकरेक्ट वेलोसिटी, एक में करेक्ट एंगुलर मोमेंटम था, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, और एक में इनकरेक्ट एंगुलर मोमेंटम था. सो अब आप देखो यहाँ पे अभी ये वेरिएबल है r, हमने किया फोर्स F इक्वल्स माइनस ऑफ डी बाई डी आर, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है. मतलब जैसी पाथ सर्कुलर मोशन की आती है आपके दिमाग में तुरंत आता कि ओके व्हाट विल बी द सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड. तो सेंटीपिटल फोर्स से फिर आपकी वेलोसिटी v आ जाएगी और वेलोसिटी v आने के बाद आपका एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा, है ना. सो एक नॉर्मल सी चीज़ की F इक्वल्स माइनस डी बाई डी आर का यहाँ अप्लाई करना, सो दैट बिकम्स माइनस ऑफ के आर. माइनस साइन का यहाँ पे मतलब क्या ये है कि जो फोर्स है जिस ओर आर होगा उसके ऑपोजिट होगा. जब सेंटर से आप इस ओर जाते हैं तो फोर्स इस ओर होगा, और सेंटीपिटल फोर्स के लिए हमें फोर्स की इस ओर रिक्वायरमेंट भी है. सो दिस बिकम्स द सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू व्हाट के आर. अब मैंने स्मॉल आर की वैल्यू आर डाल दी. नाउ इट इज फॉर दिस पार्टिकल, सो दैट बिकम्स व्हाट mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स व्हाट के आर. It implies that velocity v becomes equal to what? Velocity v becomes k
बाई एम स्क्वायर रूट ऑफ इंटू आर, दिस इज वेलोसिटी v। सो ये वेलोसिटी का करेक्ट ऑप्शन होगा और एंगुलर मोमेंटम L का जो करेक्ट ऑप्शन होगा L विल बी इक्वल टू एम वी आर, सो दैट विल बी एम इंटू वी की वैल्यू रूट ऑफ के बाई एम इंटू आर इंटू वॉट दिस आर, स्मॉल आर की वैल्यू तो आर आएगी ना, सो दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ के एम इंटू वॉट आर स्क्वायर, दिस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। सो दैट वॉज ए सिंपल क्वेश्चन। मीन्स सबसे पहली चीज़ बच्चों के दिमाग में क्या आना चाहिए, जेईई एडवांस का फियर हटाना। व्हेन यू इमेजिन द कंपटीशन इन द जेईई एडवांस, तो मेरा कहना यह है कि आप अब तो आपको फेस करना ही है। जब आपको फेस करना तो वाई डू इमेजिन कि कुछ बच्चे इसके लिए 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये डिस्कशन खास तौर से उन बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फ्रूटफुल होगा जो बच्चे पिछले 4 साल से 6 साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे जो बहुत लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड, ऐसा नहीं कि उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बट मे बी कि वो लोग मेरी इस वीडियो तक पहुँचेंगे ही नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं कि मेरी इस वीडियो तक पहुँच पाएँ, बट जो लोग पहुँच पाते हैं उनमें से भी उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे एक उस प्रिपरेशन के लेवल पे हैं कि उनकी प्रैक्टिस का टाइम बहुत लंबा नहीं रहा है, 4 साल 6 साल, उन्होंने 2 साल तैयारी की, 1 साल तैयारी की, इस तरीके से कुछ उन्होंने प्रिपरेशन की है और अब लोग जेईई एडवांस को फेस कर रहे हैं और साथ में उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी है कि कंपटीशन उन सारे बच्चों से है। लेट इट हैपन, यू आर प्रिपेयर्ड विद द फिजिक्स, आपको फिजिक्स के फंडामेंटल फैक्ट्स आते हैं, बस डोंट वरी, वो सारी चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और इस पार्टिकल के ऊपर ये भी दिया है कि एट t को 0 ये x इक्वल टू 0 पे है और रेस्ट पे है। मतलब इसमें 2 कोऑर्डिनेट के बारे में ही डिस्कशन है। तो इसका ओरिजिन पे है 0 0 और इसकी वेलोसिटी भी क्या है 0 है, दीज पैरामीटर्स आर गिवन। और जो उसके ऊपर फोर्स F लग रहा है दैट इज फोर्स F इसके ऊपर लग रहा है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस और बीटा जे कैप, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1.0 न्यूटन पर सेकेंड एंड बीटा की वैल्यू है 1.0 न्यूटन। जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं दे आर रिलेटेड टू, उन्होंने पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है v क्या होगा एंड उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या होगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी तो उसके ऊपर लगने वाला क्या पूछा गया है, टॉर्क पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन के पैरामीटर्स, क्वेश्चन को रीड करते हो और क्वेश्चन के पैरामीटर्स नोट करते हो अपने रफ में, ठीक है ना, तो आपकी पैरेलल थिंकिंग साथ साथ स्टार्ट होती है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इट। और वो अप्रोच कितनी एक्यूरेट बन पाती है उससे कैलकुलेशंस आपके काफ़ी बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो t को 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी गई और टॉर्क पूछा गया है, इज दैट क्लियर। तो आपको फोर्स पता है, फोर्स m इंटू ए हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो आपको लगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा तो आप एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी को एक जनरल फॉर्म में निकाल लोगे। वेलोसिटी को जनरल फॉर्म में, जैसे आपने वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके निकाला और आपने t को 1 सेकेंड्स पे निकाल लिया है ना, 1 सेकेंड पे ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, तो क्या होगा, अब आपने सोचा टॉट टाउ क्या होगा r क्रॉस f, यानी कि आपको वेलोसिटी अकेले से निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको r क्रॉस f t को 1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन भी निकालनी है। जब आप r निकालोगे तो टॉट टाउ को सॉट r क्रॉस f, सो आपने स्टार्ट यहाँ से किया कि m इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एल्फा टी, है ना, m इंटू ए एक्स इज वॉट एल्फा टी, सो इट इम्प्लाइज दैट m इंटू ए एक्स मीन्स वॉट डी वी एक्स बाई डी टी equals what alpha t, so that becomes, it implies that m into dvx is equal to alpha t dt integration from 0 to t integration from 0 to vx, क्योंकि जब टाइम t 0 था तो पार्टिकल रेस्ट पे था। इससे आपका आ गया m की वैल्यू 1 kg है, m इज वॉट 1 kg, तो 1 kg डाली दो, 1 आ गया इसका, सो इससे आ गया vx एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t becomes अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, ये vx आ गया। सिमिलरली आप क्या करो कि
मैं सीधे निकालते रहता हूँ पहले। अब आप इसे निकालो कि वी एक्स इज वॉट, वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी, वी एक्स is equal to dx by dt, so that dx by dt becomes alpha t square by 2. That means dx is equal to alpha t square by 2 into dt, integration from 0 to t, integration from 0 to x, so it implies that x is equal to t cube by 3 आ जाएगा। ये t square dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t cube by 3, so that will become 1 by 6, ठीक ना, t cube by 3, so that is 1 by 6 into और अल्फा इंटू वॉट टी क्यूब, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। यहाँ से आपको आ गया टी स्क्वायर बाई 2, सो इसके इंटीग्रेशन से 1 बाई 6 टी क्यूब बाई 3, सो अल्फा टी क्यूब ये एक्स आ गया। अब सिमिलरली वाई निकालोगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट निकाला आप दूसरा कोऑर्डिनेट निकालोगे। सो अब जब आपसे पूछे कि वेलोसिटी वी, मैंने बोला उन्होंने वेलोसिटी वी पूछी और टाउ, और जो वेलोसिटी वी और टाउ में है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। वेलोसिटी के जो ऑप्शंस हैं वेक्टर फॉर्म में है, टॉर्क मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। सो टॉर्क मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है और जो वो है वेलोसिटी वी है वो आपका आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में है टी कोस 1 पे। सो देखो आप टी कोस 1 पे वेलोसिटी वी जब निकालोगे, सो वेलोसिटी वी बिकम्स ऑन वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। जैसे मैंने वेलोसिटी का वी एक्स एक्स कंपोनेंट निकाला है, आप बिल्कुल वैसा ही प्रोसेसिंग वाई के साथ करोगे। सो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आएगा और उसमें क्योंकि टी को 1 सेकेंड्स पे है, आप जैसे वी एक्स में टी आया 1 डाल लोगे, वी वाई में भी जहाँ पे टी आएगा 1 डाल लोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का जो करेक्ट आंसर है वो है इट्स हाफ ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वेलोसिटी। अब आप देखोगे इसका टॉर्क निकालने के लिए व्हाट विल यू डू, टॉर्क के लिए टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल व्हाट आर क्रॉस एफ। अब आपका आर फोर्स एफ तो पता ही है आपको वेक्टर फॉर्म में, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। आर कैसे आएगा, आर इक्वल्स टू जो आपने यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट निकाला इसका, सो आपका रहेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसे ही जैसे मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है ऐसे आप वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे आ जाएगा। इससे आप आर क्रॉस एफ निकालोगे और बाद में आर क्रॉस एफ में टाइम टी की वैल्यू जो डालोगे 1 सेकेंड डालोगे, टॉर्क का रहेगा। सो टॉर्क की जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज व्हाट 1/3 न्यूटन मीटर। सो आई होप कि ऑर्डनरी सा क्वेश्चन था कि जैसी आपकी सोच बनती है कि मैं पहले वेलोसिटी वी इस तरीके से निकालूंगा, वेलोसिटी वी से फिर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आर आ जाएगा। मतलब आपने टॉर्क की डेफिनेशन ही तो सोची, टाउ इक्वल्स व्हाट आर क्रॉस एफ। आपने टॉर्क की डेफिनेशन सोची कि टाउ इक्वल्स व्हाट आर क्रॉस एफ और आर पोजीशन वेक्टर था, तो वेलोसिटी से फिर आपने पोजीशन वेक्टर निकाला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 था कि you'll see क्वेश्चन नंबर 3 था कि एक कैपिलरी है और इस कैपिलरी में जो है ये फिगर मैं बना रहा हूँ, फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उन्होंने बोला एक कैपिलरी किसी लिक्विड में है और लिक्विड लेवल के ऊपर कैपिलरी में लिक्विड h हाइट तक जाता है। ये मैंने अपने आप सुना है कि कॉन्केव अपवर्ड्स होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको आती है, लिक्विड ऊपर तभी जाएगा जबकि मिनिस्कस विल बी कॉन्केव अपवर्ड्स। ये मैंने अपने आप से बनाया है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस केवल गिवन है कि लिक्विड इसमें कैपिलरी में वाटर लेवल से h हाइट ऊपर तक जाता है। लिक्विड का सरफेस टेंशन सिग्मा है और कैपिलरी की रेडियस स्मॉल r है। जो कैपिलरी की रेडियस है दैट इज व्हाट स्मॉल r। सो जो ऑप्शंस हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि अगर आप कैपिलरी की रेडियस इंक्रीज करते हो तो हाइट h कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा है कि एक तो कैपिलरी की उससे है कि रेडियस कम और ज़्यादा करने से हाइट पे क्या इफेक्ट होगा, और दो ऑप्शंस इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि ऑप्शन इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि अगर आप लिफ्ट को, ये कैपिलरी वाला सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट को एक एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाते हो तो अब हाइट h पे क्या इफेक्ट होगा। आप देखो बिल्कुल सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, जो हाइट h होती है दैट इज व्हाट 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये होता है, ठीक है ना। ये हुआ कैपिलरी की रेडियस r के टर्म्स में। यही फॉर्मूला अगर आप निकालते हो मिनिस्कस की रेडियस के टर्म्स में
तो आता क्या है 2t बाई कैपिटल आर। और ये रिलेशन आपको आते ही होगा कि जैसे कैपिलरी में आप ले तो ये कैपिलरी का ये मेनिस्कस का सर्कल हुआ, ये रेडियस आर, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा है, दिस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, मेनिस्कस पे टेंजेंट डाला और टेंजेंट का एंगल वॉल ऑफ द कैपिलरी के साथ होगा, दिस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस आर किसकी रेडियस है, कैपिलरी की रेडियस, ये थीटा 90 माइनस थीटा, सो दिस थीटा, यहाँ से आगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। Cos theta becomes what? Small r by capital R. So small capital R becomes what? Small r by cos theta. वही small r by 2t by r वो g होता है. So वही capital R की जगह आ गया r by cos theta, वो cos theta ऊपर चला गया. t यहाँ पे surface tension मैंने लिया जो कि सिग्मा दे रखा है, आप उसे सिग्मा कर लो, ठीक है ना. ये तो होता है कि जो फॉर्मूला है. तो आपको मिनिस्कस की रेडियस के टर्म्स में क्वेश्चन हो सकता है, कैपिलरी की रेडियस के टर्म्स में हो सकता है, ठीक है ना. ये जो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपको इसमें टर्म्स ठीक से ऑब्जर्व करने हैं जिस टर्म्स के वेरिएशन से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कैपिलरी की रेडियस के टर्म्स में एक गिवन कैपिलरी के लिए उसकी रेडियस आर कांस्टेंट हो गई, एक गिवन लिक्विड के लिए उसका रो कांस्टेंट हो गया, अर्थ के सरफेस पे इवेंट हो रहा है और वो किसी एक्सलेटिंग लिफ्ट में या और कहीं नहीं हो रहा है, या सैटेलाइट में नहीं हो रहा है, मून पे नहीं हो रहा है, तो अर्थ के सरफेस पे जो जी होगा वो जी वो होगा, ठीक है ना. और सिग्मा सरफेस टेंशन उस लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कांस्टेंट होगा, और गिवन लिक्विड और गिवन सॉलिड के लिए, जैसे लिक्विड मानो वाटर हो गया, सॉलिड कैपिलरी का मटेरियल मानो ग्लास का हो गया, तो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज व्हाट, इट्स ए कांस्टेंट. गिवन सेट ऑफ लिक्विड और सॉलिड के लिए कॉस थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. आप देखो जब उन्होंने बोला कि H और R का वेरिएशन, से यू गॉट टू नो एक गिवन सेट ऑफ लिक्विड और सॉलिड के लिए ये चीजें कांस्टेंट, G कांस्टेंट, रो लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट, सो R इंक्रीज होगा तो H क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो वन करेक्ट ऑप्शन बिकम्स व्हाट, जो वन करेक्ट ऑप्शन बिकम्स व्हाट कि एज R इंक्रीजेस H डिक्रीजेस. दूसरा, अब जो G वाला फैक्टर है उन्होंने बोला बाकी सारी चीजें अगर सेम रहती हैं, सेम लिक्विड सेम कैपिलरी, ठीक है ना, सेम लिक्विड तो रो कॉन्स सिग्मा कांस्टेंट, सेम सॉलिड थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कांस्टेंट, ठीक है ना, सेम कैपिलरी रेडियस आर कांस्टेंट, सेम लिक्विड तो रो कांस्टेंट. उन्होंने केवल फर्क क्या है, अब वो कैपिलरी वाला जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक स्टेशन से ऊपर जा रही है, तो जी की जगह क्या आ जाएगा, जी प्लस ए. उस लिफ्ट के फ्रेम में स्यूडो फोर्स लिक्विड पे नीचे रहेगा, तो mg तो ऑलरेडी लग रहा था, स्यूडो फोर्स ma भी लगा, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द लिफ्ट विल बिकम व्हाट, g प्लस ए. तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक सेशन से जा रही है तो h क्या होगा, h विल डिक्रीज, g प्लस ए, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो h क्या होगा, डिक्रीज होगा. दीज टू ऑप्शंस वर करेक्ट. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. सो आप यहाँ पे देखो कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, बट किन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाएगा. हो सकता कि पहला वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये तो शायद कोई भी बच्चा बहुत ऑर्डिनरी उस पर भी कर देगा, रेडियस आर वाला, बट जैसी बात आती है एक्सलेटेड फ्रेम से एंड ऑल, तो हो सकता किसी बच्चे से फॉल्ट हो रहा था कि जी प्लस ए से क्या होगा, एच डिक्रीज करेगा, यहाँ पे जी की जगह जी प्लस ए आ जाएगा. सो मीन्स व्हाट कि आपको जिन बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना, साथ में जैसे फॉर्मूला आया कैसे था उस चीज़ में भी वेरिएशन कर सकते हैं. यह आया था यहाँ पे प्रेशर होता है पी नॉट, जस्ट इसके कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर पी नॉट प्लस पी नॉट कितना माइनस 2t बाई आर, कॉन्वेक्स साइड में कम होता है, और h डेप्थ पे पी नॉट माइनस 2t बाई आर, t सरफेस टेंशन है, r मिनिस्कस की रेडियस है, प्लस h2g, और यहाँ का प्रेशर इसके इक्वल होगा, दैट इज व्हाट पी नॉट से पी नॉट कैंसिल होगा, और ये वाला फॉर्मूला क्या होगा जो मिनिस्कस के रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा, और आपको रिलेशन याद रखना है सो दैट कि अगर वो लोग कंडीशंस में चेंज करते हैं कुछ, तो आप इमीडिएटली यू कैन मेक द न्यू इक्वेशन ऑल्सो, देयर कुड बी चेंज इन सच कंडीशंस. और जी की वैल्यू का आपको पता लगा कि इफेक्ट कैसे क्या होगा, सो दैट कि अगर सैटेलाइट के अंदर पूछ लिया जाए ऐसे केस में कि सैटेलाइट के अंदर लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 हो गई. इसका मतलब कि लिक्विड जितनी हाइट अवेलेबल होगी कैपिलरी की पूरी हाइट क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा उस केस में. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें एक बैटरी है V वोल्ट्स की, रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर L है, एक स्विच S1 है, और यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक इंडक्टर है 2L का,
और यहाँ पे एक बैटरी है। तो इस बैटरी का पॉजिटिव ऊपर की ओर है, इस बैटरी का पॉजिटिव नीचे है, इसका भी वोल्टेज V है। यहाँ पे एक स्विच है S2, दिस स्विच इज व्हाट S2, ये स्विच है। अब ये जो बीच वाली ब्रांच है इसमें इन्होंने नीचे की ओर करंट मार्क किया I, और पूछा क्या है कि यू नो दे आर टॉन्जेंट सर्किट। तो जब आप स्विच क्लोज करोगे, उन्होंने बोला बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज टुगेदर, S1 एंड S2 आर क्लोज्ड टुगेदर, ये दोनों एक साथ क्लोज किए जा रहे हैं। तो बोला गया कितने टाइम पे I विल बी मैक्सिमम, I विल बी मैक्सिमम, I कितने टाइम पे मैक्सिमम होगी और वो I मैक्स होगा क्या, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। मतलब जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं ना, उनमें ऑप्शंस में टाइम की वैल्यूज़ हैं दो में, और दो में I मैक्स की वैल्यूज़ हैं कि किस टाइम पे ऐसा होगा। अब तो यहाँ पे जो है ना कि जैसे आपको लगता कि आपने जो बेसिक LR सर्किट किया, उस बेसिक LR सर्किट में क्या होता था, एक L एक R इस तरीके का सर्किट होता था। आप लोग यहाँ पे मल्टीपल लूप्स हो गए, इमीडिएटली थिंक अबाउट व्हाट, और इसमें तो किरचॉफ्स लॉ वाली बात आ गई, बट नहीं आई। और इस चीज़ को आप देखो अवॉइड करोगे, किरचॉफ्स लॉ से इक्वेशन तब बनाओ क्योंकि उस केस में आपको फिर पूरा इक्वेशन जो आपको याद होगा कि I को सो I नॉट 1 माइनस e टू द पावर t R बाई L ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ करेंट, एंड I को सो I नॉट e टू द पावर माइनस t R बाई L ड्यूरिंग द डिके ऑफ करेंट। फिर अगर आपको कहीं किरचॉफ्स लॉ वाली ज़रूरत पड़ी तो इन इक्वेशंस के बेसिक फॉर्म में क्या होगा, चेंज आएगा, जो कि जैसे आपने I को सो I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t R बाई L डिराइव किया था, वैसे ही फिर आपको एक रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे उसमें कोई चेंज नहीं, और एग्जामिनर्स की जनरली मैंने देखा है टेंडेंसी ये होगी, दिल मेक द डिस्क्रिप्शन कॉम्प्लिकेटेड, डिस्क्रिप्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट जब आप उसे सॉल्व करोगे तो ईजी हो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे करंट ली कि I1 है, ये करंट I1 है, और ये करंट यहाँ से आई, आपको ये पता कि बैटरी से जितनी करंट जाएगी उतनी वापस भी आएगी। ये करंट I1 यहाँ आई और I1 यहाँ वापस आ गई। अब यहाँ से करंट I2 इस ओर आई, I2 करंट यहाँ पे वापस भी आएगी, तो I2 करंट यहाँ आई और I2 यहाँ गई, ऊपर की ओर गई I2 और यहाँ वापस आ गई। पॉइंट ये हुआ कि ऐसे इंडिपेंडेंट कैसे ले लिया कि I1 यहाँ से आई और पूरी की पूरी करंट यहाँ आ गई, हो सकता कुछ करंट यहाँ से भी जाती। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने ऐसा लिया है कि अगर आप ये वाला किरचॉफ्स लूप लेते हो, जब आपने बेसिक इक्वेशन फ्रेम किया था तो उसमें डेरिवेशन कैसे था, एक टर्म वोल्टेज V का था, एक टर्म IR का था, एक टर्म LdI बाई dt का था, उसके थ्रू आपने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से रिजल्ट निकाला था। अब यहाँ पे जो ब्रांच कॉमन ब्रांच है दोनों में, इसमें कोई डिवाइस तो है नहीं, तो अगर मान लो इसका कुछ करंट यहाँ से आया और कुछ करंट यहाँ जाता, इसका कुछ करंट यहाँ जाता, इसका भी ऐसे ही होता, कुछ करंट यहाँ और कुछ करंट यहाँ पे इस तरीके से जाता, तो भी क्या होता, यहाँ पे कोई L या R तो है ही नहीं, तो उस इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, इसका वोल्टेज, इसका करंट I इंटू R, इसका L di बाई dt, किरचॉफ्स लूप में तीन चीजें आएंगी, तो इक्वेशन एग्जैक्टली वही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लूप को इंडिपेंडेंट करके ले सकते हो यहाँ I1, तो इसके अकॉर्डिंगली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, इस बैटरी के थ्रू यहाँ पे जो करंट I1 हो गई, दैट बिकम्स व्हाट, I नॉट, I नॉट मीन्स व्हाट, V बाई R, I नॉट मीन्स व्हाट, V बाई R, 1 माइनस e टू पावर t R बाई L, इस वाले लूप के लिए है ना, इस वाले लूप। ऐसे ही इस वाले में जो करंट I2 होगी इस ओर, दैट I2 बिकम्स व्हाट, V बाई R, 1 माइनस e टू पावर t R बाई 2L, इसमें R बाई 2L, यहाँ पे 2L है ना, हाँ यहाँ पे 2L है, ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्योंकि दोनों की करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, सो आपने क्या किया, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है ना, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 कर लिया आपने, सो जो आ गया I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 आ जाएगा। ये I1 माइनस I2 किसका फंक्शन आया, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम t आए ना, जो आई आया दिस माइनस दिस है ना, तो जब आप दिस माइनस दिस करोगे तो देखो V बाई आर और V बाई आर की वाले टर्म्स से कैंसिल हो गए, और ये फंक्शन किसका आया, I1 माइनस I2 टाइम का फंक्शन आया। सो जब आप इससे करोगे di बाई dt, तो di बाई dt की जो वैल्यू आएगी, आप di बाई dt निकालो और di बाई dt को जीरो कर दो, तो जब आप di बाई dt को जीरो करोगे तो उससे वो टाइम t आ जाएगा, जिस टाइम पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब वो टाइम t की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो I मैक्स आ जाएगा ना। और ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो उनके इंटीग्रेशंस भी क्या होंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे,
निकालना बिल्कुल आसान है। सो बहुत ही यूजुअल सा क्वेश्चन था कि और कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे अगर इस कन्फ्यूज़न में पढ़ते हैं कि कुछ करंट यहाँ से ली, कुछ करंट यहाँ से ली, अगर मानो कि एक बार इक्वेशन फ्रेम करते भी वैसे तो फर्स्ट स्टेप से ही क्लियर हो रहा था कि मानो I1 यहाँ लिया, I1 यहाँ लिया और I2 सपोज इस वाले में यहाँ ले लिया कि इसका करंट I2 यहाँ गया और I माइनस I1 यहाँ चला गया। फर्क क्या पड़ता, आप इक्वेशन तो वैसे ही लिखते ना, V इक्वल्स टू V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स वॉट I1 इंटू आर। यहाँ पे तो कोई डिवाइस ही नहीं है जो इक्वेशन में डिफरेंस लाता। सो आपकी इक्वेशन में यहाँ पे जो करंट होती है I1 माइनस I2 या जो भी है उसमें तो कोई फर्क, ये तो टर्म आएगा ही नहीं यहाँ का। तो इक्वेशन जब सेम बना तो फिर आपको लगा ओके वाई नॉट टू टेक डायरेक्टली की वाला लूप और वाला लूप और उससे निकाल लेना। इसके करेक्ट आंसर्स भी नोट कर लोगे। इसके जो करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं दे आर कि करेक्ट आंसर जो आई उसका है टाइम टी का है, आई मैक्स आ रहा है आई मैक्स इक्वल्स टू वी बाई 4r, आई मैक्स इक्वल्स टू वी बाई 4r और टाइम टी जिस टाइम पे टी आ रहा है दैट इज व्हाट 2l बाई आर ln2। दिस इज द टाइम टी जब करंट मैक्सिमम होगी और ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। देन सी क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सो अब इस क्वेश्चन के भी थ्रू जो आपको आइडिया लगा वो केवल ये है, देखो कि क्वेश्चन इजी था और इस चीज़ के दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि क्वेश्चन ये 2019 का पेपर है तो प्रॉबेबली 2009 का तो कोई क्वेश्चन 19 का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इट्स नॉट अबाउट रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, it's about the repetition of pattern, repetition of concept, repetition of the philosophy that the examiner use। आपको वो चीज़ कैच करनी है, जो बच्चा उसे कैच कर लेगा वो बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मिस्टेक्स कम होती हैं और चांसेस बनाते हैं कि दे विल गेट द वेरी हाई स्कोर। नाउ सी, अब एक क्वेश्चन ये था, इसमें था कि ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन में दो वायर्स हैं, वन वायर इज एट एक्स इक्वल्स टू प्लस आर, ये एक्स इक्वल्स टू प्लस आर पे है वायर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से वायर है और एक वायर है एक्स इक्वल्स टू माइनस आर पे और इसमें जो करंट है वो I1 है और इसमें जो करंट है I2 है। डायरेक्शन उन्होंने मार्क नहीं किया है, ये फिगर भी मैंने बनाया है, उन्होंने फिगर नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया, किस उन्होंने दिया एक्स वाई प्लेन में दो वायर्स हैं, वन इज अलोंग एक्स इक्वल्स टू प्लस आर, द अदर इज अलोंग वाई एक्सिस के पैरेलल है वायर, ठीक ना, एक्स इक्वल्स टू प्लस आर के लॉन्ग प्लस आर पे और एक है एक्स इक्वल्स टू माइनस आर पे। एक्स इक्वल्स टू प्लस आर वाले में करंट I1 है और एक्स इक्वल्स टू माइनस आर वाले में करंट क्या है I2 है, ठीक ना, इस वाले में I2 और इस वाले में करंट क्या है I1 है। और उन्होंने बोला कि इसके एक्स वाई प्लेन से ऊपर एक सर्कुलर लूप है रेडियस r का और उस सर्कुलर लूप में जो रेडियस r का लूप है करंट I है और उस लूप का प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, रेडियस r है, उसके सर्कुलर लूप का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सर्कुलर लूप का जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का दैट इज 0 0 r√3। कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 r√3 और ऊपर से देखने से करंट क्या है क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज, current is clockwise when seen from upper side, from seen above, when seen from above। और साथ में दे रखा है कि I1 and I2 are positive if they are along J cap, प्लस J cap के along है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। मतलब आपके फिगर के लिए करंट इस ओर है, मेरी ओर है, इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसे आपको करंट को क्या लेना पॉजिटिव। अब पहला ऑप्शन इस चीज़ से रिलेटेड था कि अगर I1 और I2 इक्वल है, इक्वल का मतलब उनका मतलब होगा कि ना केवल मैग्नीट्यूड, जब I1 और I2 इक्वल हैं और वो डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि दोनों का डायरेक्शन सेम पॉजिटिव में है। सो B कैन नॉट बी जीरो एट द ओरिजिन, B कैन नॉट बी जीरो एट द ओरिजिन। लेट्स सी कि करेक्ट क्या नहीं है। जैसे ये वाला जो वायर है इसके ड्यू टू मैग्नेट B किस ओर आई, ओरिजिन पे नीचे की ओर, निगेटिव K कैप में, निगेटिव K कैप में आई ना इसके ड्यू टू। अब आप देखो इसके ड्यू टू मैग्नेट B यहाँ पे किस ओर आई, करंट इस ओर है तो इसके ड्यू टू मैग्नेट B किस ओर आई, पॉजिटिव K कैप में। मतलब क्योंकि ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट हो गया तो इस वाले वायर के ड्यू टू हुई माइनस K कैप में
और इस वाले वायर के ड्यू टू करंट किस ओर आ गई, इसके वायर के ड्यू टू जो हो गया, आप देखो थंब करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेट बी की ओर आ गई, या आ गई पॉजिटिव के कैप में। और जब ये दोनों करंट्स इक्वल हैं तो दोनों ने एक दूसरे की मैग्नेट बी को कैंसिल कर दिया, तो इनका तो जीरो आ गया। बट रिंग को जब आप ऊपर से देखते हो उसमें करंट क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज करंट का मतलब है कि ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेट बी की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, तो उसकी मैग्नेट बी तो यहाँ पे आएगी ओरिजिन पे। सो दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें है इफ I1 equals to I2 then the magnetic field at the origin cannot be zero, so that option is what, that option is correct option। वो क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ। अब इसमें जो बाकी दूसरा एक और ऑप्शन था दैट वाज, उसमें दैट वाज रिलेटेड टू कि अगर I1 इज ग्रेटर देन जीरो एंड I2 इज लेस देन जीरो, I1 अगर जीरो से बड़ा है तो दैट मीन्स कि I1 पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव जे कैप में है, और I2 लेस देन जीरो है, तो फिर ओरिजिन पे मैग्नेट बी जीरो हो सकती है। लेट्स एनालाइज दैट। I1 ये वाला है, इसकी मैग्नेट बी अभी अभी हमने निकाली, जब इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसकी मैग्नेट बी किस ओर आ रही है, पॉजिटिव के कैप में आ रही है, पॉजिटिव के कैप में आ रही है। और अगर ये वाला करंट लेस देन जीरो है, अगर ये वाला करंट लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, I2 इज लेस देन जीरो, मतलब इस ओर करंट है। अब अगर इसकी करंट इस ओर है तो इसकी मैग्नेट बी भी किस ओर आ गई, ऊपर की ओर आ गई, मतलब ये भी किस ओर आ गई, पॉजिटिव के कैप में आ गई। आप देखो जब दोनों की करंट पॉजिटिव के कैप में आ गई और रिंग की दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बी पॉजिटिव के कैप में आ गई, और रिंग की मैग्नेटिक फील्ड बी किस ओर आ रही है, रिंग की मैग्नेटिक बी आ रही है नीचे की ओर, रिंग की मैग्नेट बी किस ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो वो कैंसिल कर सकती है। सो बी कैन बी जीरो, सो दिस ऑप्शन बिकम्स व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। Then I1 is greater than 0 and I2 is what, less than 0। लेस देन जीरो का मतलब यही हुआ कि एक की मैग्नेट बी का डायरेक्शन और दूसरी की मैग्नेट बी का डायरेक्शन, आप मैग्नेट बी का डायरेक्शन एक बार फिर से चेक कर लो, इसकी करंट इस ओर है, इसकी करंट इस ओर है, तो इसकी मैग्नेट बी किस ओर आ गई, ऊपर की ओर आ गई, I1। अब I2 इज लेस देन जीरो, I2 इस वाले का है जो नेगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस आर पे है, इसकी करंट किस ओर है, नीचे की ओर आ गई, नेगेटिव वाई में, तो इसकी मैग्नेट बी किस ओर आ गई, ऊपर की ओर आ गई। तो दोनों की मैग्नेट बी क्या आ रही, ऊपर की ओर आ रही है, तो जो दोनों की मैग्नेट बी का सम है, दोनों की मैग्नेट बी का सम है, वो रिंग की मैग्नेट बी को क्या कर सकता, कैंसिल कर सकता। अब बात आई यहाँ पे कि क्या मैग्नीट्यूड्स ऐसे हो सकते हैं, लेट्स सी दैट। एक की मैग्नेट बी यहाँ पे आ जाएगी मी नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बी वॉट, I1 I बाई आर, ठीक है ना, तो I2 बाई आर, और दूसरे की मैग्नेट बी इनफाइनिट लॉन्ग वायर है, दैट बी वॉट मी नॉट बाई 2 पाई इंटू वॉट I1 बाई आर। और R√3 डिस्टेंस दूर जो रिंग की मैग्नेट बी होगी वो सब कुछ जीरो इसलिए हो सकता है बिकॉज I1 I2 का मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखा है, जैसे आप बोलोगे डिस्टेंसेस में फर्क है, I1 और I2 का क्या मैग्नीट्यूड है, I का क्या मैग्नीट्यूड है, दैट इज नॉट नोन। तो आपको बस केवल इतना चेक करना था कि क्या डायरेक्शन अपोजिट आ रही हैं, तो हो सकता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब अगर I2 ग्रेटर देन जीरो है, I1 इज ग्रेटर देन जीरो, I2 इज लेस देन जीरो, तो ओरिजिन पे नेट मैग्नेट बी क्या आ सकती है, जीरो आ सकती है। सो दिस ऑप्शन वाज आल्सो करेक्ट। अब फिर एक है ऑप्शन कि इफ I1 इक्वल टू I2, I1 I2 के इक्वल है, तो जो मैग्नेट बी है रिंग के सेंटर पे, उसका जेड कंपोनेंट, दैट वाज इंपॉर्टेंट, उसका क्या, जेड कंपोनेंट। किसी बच्चे ने क्वेश्चन जल्दबाजी में रीड किया और निकाल लिया क्या कि इफ I1 इक्वल्स टू I2 देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड बी एट व्हाट, सेंटर ऑफ द रिंग। एक क्वेश्चन ये होता, बट उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मेक्स द क्वेश्चन इजी, ठीक ना। हाउ, जब ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, सो आप देखो इस वाले की जो मैग्नेट बी है I2 की, I2 की मैग्नेट बी यहाँ पे किस ओर आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे निकालोगे ना, इसके परपेंडिकुलर इस ओर, यानी कि एक वायर की मैग्नेट बी मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ये रिंग का सेंटर है, तो इस वाले वायर की मैग्नेट बी यहाँ पे इस ओर आ गई, इस ओर आ गई, से बी मैंने इसे बी ले लिया, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन से रिंग के सेंटर से दोनों वायर्स की डिस्टेंस है इक्वल है, तो बी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा, और दोनों इनफाइनिट लॉन्ग वायर हैं। ऐसे ही इस वाले वायर से मैग्नेट बी क्या आ रहेगी, इसके परपेंडिकुलर इस ओर आ रहेगी, तो एक बी इस ओर आ गया, दोनों का बी और बी इक्वल है, और
दोनों की डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो बी बी का एक कॉम्पोनेंट 2b cos थीटा इस ओर आ जाएगा और b sin थीटा क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये टॉकिंग अबाउट z कंपोनेंट, तो z कंपोनेंट क्या होंगे, इनके कैंसिल हो गए। दैट मीन्स कि रिंग के सेंटर पे दोनों वायर्स के ड्यू टू कोई एंगल भी z डायरेक्शन में नहीं होगी बट z डायरेक्शन में उसका z कंपोनेंट जीरो होगा। तो रिंग के सेंटर पे जो एंगल b होगी वो केवल रिंग के ड्यू टू होगी, और रिंग के ड्यू टू कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, वही सर्कुलर लूप का फॉर्मूला, और किस ओर होगी, माइनस ऑफ के कैप, नीचे की ओर आ रही ना, नीचे की ओर क्या है, माइनस के कैप। सो दिस ऑप्शन वाज करेक्ट, ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, ये भी इसी में था, मोर देन वन करेक्ट चॉइसेस वाले में। क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको इस टाइम पे एक कॉन्फिडेंस से इम्बाइब करना कि जब आप रियल एग्जाम में जाते हो तो यू कीप इन माइंड कि जेईई एडवांस में भी क्या होता है, ऑप्शंस को वो मल्टीपल चॉइस में करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बट जो सब्जेक्ट मैटर का एसेंस है, सब्जेक्ट मैटर की बेसिक फिलॉसफी है, उसमें एक काफ़ी बड़ा पार्ट, बड़ा एवरेज भी होता है। सो आपका थीम कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से, फियर की वजह से कि इट्स जेईई एडवांस, फियर की वजह से यू आर गोइंग टू फेस वेरी टफर काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, इस वजह से कोई आपके इसमें फॉल्ट ना हो तो भी यू कैन स्कोर वेरी वेल, आप एक अप्रिशिएबल स्कोर कर सकते हो। और वो अप्रिशिएबल स्कोर रियली इतना अच्छा हो सकता है कि यू गेट अ वेरी गुड रैंक इन द जेईई एडवांस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में था एक टेम्परेचर T और वॉल्यूम V के बीच का एक ग्राफ था। ग्राफ कुछ ऐसे था, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 4, दिस इज अ प्रोसेस 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, इट इज दिस पॉइंट इज क्लियर, 1 2 3 4, ठीक है, आप समझ गए इसे। अब इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस थे, इसमें था एक ऑप्शन था कि इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब हीट, 2 प्रोसेस ये है, प्रोसेस कैसी, आइसोथर्मल, और ये कैसा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, डेल्टा क्यू इक्वल्स व्हाट, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो आ गया। अब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ, दिस व्हाट पॉजिटिव, तो डेल्टा क्यू इज व्हाट पॉजिटिव। और आप थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हो, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा क्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर सिस्टम हीट लिबरेट करता है तो डेल्टा क्यू क्या होता है, निगेटिव। तो इसमें दो ऑप्शन इस चीज से रिलेटेड हैं। एक ऑप्शन में है कि इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब हीट, सो दैट इज करेक्ट, क्योंकि प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इस वाली प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा। और एक और ऑप्शन है इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट, यस, इसमें कैसा है, व्हाट द नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू निगेटिव, दैट मीन्स व्हाट, सिस्टम हीट लिबरेट करेगा। सो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट थे, उसमें बी और डी ऑप्शन है, ये बी और डी ऑप्शन क्या हो गए, ये करेक्ट हो गए। अब एक ऑप्शन जो ए ऑप्शन था, दैट वाज की फर्स्ट इज, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक, हाँ सी ऑप्शन था कि इन प्रोसेस 4 इन, नहीं ये था ऑप्शन ए, अच्छा हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि दो जो आइसोथर्मल प्रोसेस रिलेटेड थे, दोनों ऑप्शंस करेक्ट थे। अब आपको बताया ऑप्शन ए है फर्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम तो आपको दिखाई दे रहा है कि चेंज हो रहा है फर्स्ट में, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम इतना है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, सो इट इज नॉट आइसोकोरिक, ये गलत था। एक ऑप्शन था कि इन प्रोसेस सेकेंड, नहीं सेकेंड वाला नहीं, थर्ड वाला था, हाँ ये था फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट आइसोबारिक प्रोसेस, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे आपको लग रहा कि टेम्परेचर T में भी चेंज है,
और वॉल्यूम में भी चेंज है, इन दोनों में टी और बी में चेंज है। तो अब एक साथ ऐसे कैसे पता लगे कि आइसोबारिक हैं या आइसोबारिक नहीं है? पता लग सकता है आपको पीवी को से एनआरटी की जो पावर है इसको कभी भी आपको कम नहीं समझना कि ये तो सबसे आसान इक्वेशन है, बट सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स जो जेई में हैं, रियली सबसे फ्रूटफुल इक्वेशन मैंने बहुत से थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स में देखा, यही साबित होता। पीवी को से एनआरटी हम एक फर्स्ट प्रोसेस के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में टेम्परेचर टी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये साइड क्या हुई? इंक्रीज हुई। राइट हैंड साइड एनआर तो कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो ये साइड इंक्रीज हुई और वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ ना, तो जब ये साइड इंक्रीज हुई थी इसे भी इंक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर को काफ़ी तेजी से इंक्रीज होना चाहिए, तब ये वाली साइड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो बस कंक्लूड इतना ही करना था, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग, सो दिस प्रोसेस इज व्हाट? नॉट आइसोबारिक। वही चीज इसके लिए ट्रू है। यहाँ पे टेम्परेचर टी डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड डिक्रीज हुई, इसे क्या, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा? बढ़ रहा है, तो प्रेशर पी को बहुत तेजी से डिक्रीज होना चाहिए, तभी ओवरऑल टर्म डिक्रीज होगा। सो दोनों प्रोसेस कैसी हैं? आइसोबारिक नहीं है। सो दिस ऑप्शन वाज आल्सो करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज आपके पास एक वेक्टर है ए इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस और बी है, सॉरी वेक्टर बी है, बी इज ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी साइन ओमेगा टी जे कैप, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और ओमेगा की वैल्यू पाई दे रखी, जो ओमेगा इज व्हाट? दैट इज व्हाट? पाई, ठीक है ना? सो आप ओमेगा पाई बाई 6, आई एम सॉरी पाई बाई 6 पूछा गया है। आपको ये दिया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी फॉर द फर्स्ट टाइम when t equals to tau, the value of tau मतलब जब ये इक्वेशन वैलिड होगा पहली बार, यानी कि बार बार ऐसा होता होगा, मे बी पहली बार जब वैलिड होगा तो टाइम t की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछी गई। लेट्स फाइंड कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वेक्टर a प्लस बी हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? आप देखोगे या कि ए आई कैप और यहाँ पे a कॉस ओमेगा टी आई कैप, सो a प्लस a कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें, सो दैट बिकम वॉट? 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, या वैसे ही लिख लो a प्लस a कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना? आई कैप प्लस वॉट? प्लस b नहीं है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे b नहीं है, बस प्लस साइन ओमेगा टी, सो प्लस वॉट? a साइन ओमेगा टी जे कैप, a minus b equals to what? This is a minus a cos omega t I cap minus of a sin omega t j cap, ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब मैं बोल के बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a cos ओमेगा टी का स्क्वायर, यही होगा ना? आई कैप जे कैप, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो जब आपने निकाला कि इक्वेशन जो आपने निकाला कि a प्लस a कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस a साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ 3 a माइनस a कॉस ओमेगा टी स्क्वायर रूट a माइनस a कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर, ठीक ना? रूट ऑफ 3 इंटू वॉट? स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस a साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, माइनस से यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि आप माइनस ऑफ a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करते हो, आसान सा इक्वेशन बनता है ये सॉल्व करने से। इसका जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन में क्या आता है? इट कम्स टू बी इक्वल टू 10 ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 10 ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स व्हाट? रूट ऑफ 1/3 आता है।
रूट ऑफ 1/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते इस वाले को, इस वाले में वैल्यूज डाल करके, बिल्कुल आसान सा जैसे जैसे है, मैग्नीट्यूड निकालो, सॉल्व करो, आसान सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है 10 ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स व्हाट 1/√3। सो दैट मीन्स कि इससे आपको आ गया ओमेगा टी बाई 2। जनरल सॉल्यूशन लिखा इस वाले से, दैट इज व्हाट n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, n पाई प्लस माइनस व्हाट पाई बाई 6। इज दैट क्लियर? देखो n पाई, क्योंकि जो वैल्यू है इट इज व्हाट 1/√3, इसकी वैल्यू जो आ रही है इट इज व्हाट दिस, अच्छा प्लस माइनस करके आएगा ये y प्लस माइनस, क्योंकि जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तो आपने पहले स्क्वायर किया होगा, सो आपकी सॉल्व करने से 10 स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/3। जब आपने इसे सॉल्व किया ना, तो सॉल्व करने में क्या हुआ था, 10 स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू आई थी 1/3, तो उसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब अगर 10 का कोई भी एंगल प्लस माइनस करके है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, सो दैट इज व्हाट n पाई प्लस माइनस दिस। ये ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको पता कि जनरल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो जब आप इसे सॉल्व करते हो t को, तो t की जब n की पहली वैल्यू डालते हो, n की फर्स्ट वैल्यू आपने क्या डाली, 0 डाली, n की फर्स्ट वैल्यू 0 डालते हो तो t की वैल्यू क्या आती है 2.00 सेकेंड्स। t की वैल्यू क्या आती है 2.0 सेकेंड्स, तो इसका आंसर क्या आएगा t.0 सेकेंड्स विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? मीन्स व्हाट कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, जो कि कहना चाहिए कि इसमें फिजिक्स तो कम थी, जनरली क्या था, ये पूरी तरीके से मैथमेटिकल क्वेश्चन था। मतलब आपको 12th के लेवल पे और इवन मतलब जब फिजिक्स में 11th में भी वेक्टर्स ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, तो ये आपको इतना बता ही दिया जाता, सिखा दिया जाता, तो ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। द ओनली थिंग वाज कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इसे अटेम्प्ट करते। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 एक था, ये डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक आदमी यहाँ पे चल रहा है, ऑब्जर्वर V1, ये सोर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक आदमी जो इससे अहेड है वो वेलोसिटी V2 जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और इनका सेपरेशन किसी मोमेंट पे 10 मीटर से, इनका सेपरेशन जो किसी मोमेंट पे दैट इज व्हाट 10 मीटर, सेपरेशन कितना है इनका 10 मीटर। हाँ ठीक है। और बोला गया इन दोनों से ऊपर 12 मीटर हाइट पे, बिल्कुल एग्जैक्टली इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 12 मीटर हाइट ऊपर एक ऑब्जर्वर है। दिस इज अ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है जो कि स्टेशनरी है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर इक्वी डिस्टेंस पे है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे हैं और वो इनसे 12 मीटर हाइट ऊपर है, इस तरीके से कि ये सब कुछ एक प्लेन में है, एक सेम वर्टिकल प्लेन में है, मतलब जो सेम वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है ना। मतलब जो एक तरीके से ए और बी के ज्वाइनिंग लाइन है, उस ज्वाइनिंग लाइन के थ्रू पास होता हुआ जो प्लेन है, जो सी ऑब्जर्वर है वो उस पॉइंट पे 12 मीटर हाइट ऊपर है, और ये एक विसल ब्लो करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी है फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1430 हर्ट्ज, ठीक है ना। और ये भी विसल फ्लो करता, उसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कितनी है 1430 हर्ट्ज, ठीक है ना। और साउंड की वेलोसिटी वी एस आपको लेनी है, इट्स 330 मीटर पर सेकेंड इट इज गिवन। तो बोला गया इसे कितनी बीट सुनाई देंगी, इसे कितनी बीट सुनाई देंगी। अब अगर आपको याद हो कि डॉपलर्स इफेक्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर किसी की भी वेलोसिटी या दोनों की वेलोसिटी उनकी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग नहीं है, ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग नहीं है, सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों की वेलोसिटी ज्वाइनिंग लाइन से सर्टेन एंगल पे है, तो डॉपलर्स इफेक्ट में आपको जो वेलोसिटी यूज करनी है, वेलोसिटी का केवल वो कंपोनेंट यूज करना जो कंपोनेंट ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा। और ये क्वेश्चन केवल टोटली इसी चीज पे बेस्ड था, इसमें कुछ और था ही नहीं, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आप दो यहाँ से ये 12 मीटर, ये 10 मीटर है टोटल, तो 5 मीटर आ गया, दैट मीन्स 13 मीटर आ गया, और ये एंगल थीटा है, तो आप यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा जिसकी भी जरूरत होगी निकाल लो। अब लोग यहाँ पे ये सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी का इस और कंपोनेंट क्या आ जाएगा v1 cos थीटा आ जाएगा, ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट क्या आ गया v1 cos थीटा। सो ऑब्जर्वर को ये जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी न्यू एंड डैश कितनी होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1430 अपॉन क्या होता है ऊपर v प्लस माइनस vo, v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो vo तो 0 है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो v आ गया 330 अपॉन व्हाट v 330 और प्लस माइनस vs,
तो जब सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑब्जर्वर की ओर होगा तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। सो दैट इज व्हाट माइनस ऑफ v1 cos थीटा। आपको v1 की वैल्यू नोन है 2 मीटर पर सेकेंड, cos थीटा की वैल्यू नोन है दैट इज व्हाट 5/13। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/13 डाल दोगे, इससे फ्रीक्वेंसी न्यू वन डैश आ जाएगा। ऐसे ही न्यू टू डैश के लिए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस ओर थी, इसकी वेलोसिटी किस ओर थी, इस ओर थी। ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा, ये भी थीटा है, ये कंपोनेंट आएगा इस ओर आएगा v2 cos थीटा, ये कंपोनेंट इस ओर क्या आएगा v2 cos थीटा। बस ये हो गया ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग है बट ऑब्जर्वर से दूर की ओर है। जब दूर की ओर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू डैश जो आएगी दैट विल बी न्यू नॉट 1430 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो है, v प्लस माइनस वी ओ। सो दिस व्हाट 330, अब यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस व्हाट v2 cos थीटा। v2 की वैल्यू 1 है और cos थीटा क्या आ गया, वही cos थीटा आ गया 5/13 आ गया। इज दैट क्लियर? सो दो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुए, एक तो बहुत ऑर्डिनरी सा था कि अगर वेलोसिटी ज्वाइनिंग लाइन की में सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की ओर है या सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर से अवे है, तो यहाँ पे जब सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर से अवे है तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, और है तो माइनस। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि अब यही कि किस बच्चे की कैच में था या नहीं था, ठीक है ना, मैंने अपनी क्लास में कराया था कि आपको जब वेलोसिटी है ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग ना हो, जिस मूवमेंट पे पूछा गया है उस मूवमेंट पे वेलोसिटी अगर ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग नहीं है किसी की भी, सोर्स की और ऑब्जर्वर की, तो आपको करना क्या है, आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो उनकी ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग है। इज दैट क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो बीट्स का आंसर था, इसे जो बीट्स सुनाई देंगी दैट इज f1 माइनस f2 वाज 5 हर्ट्ज, सो 5 बीट्स पर सेकंड विल बी हर्ड। दैट वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट, इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, 9 में था कि जो है 9 में था कि आपके पास जो है एक वो है रिंग है और एक डिस्क है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, मतलब मैं केवल क्वेश्चन डिस्क्राइब करूँगा और सॉल्यूशन बताऊँगा नहीं पूरा, बस आंसर बताऊँगा। इसमें था कि इंक्लाइन है, इंक्लाइन की हाइट h नोन नहीं है, h नोन नहीं। यहाँ पे दो डिस्क, एक डिस्क और एक रिंग पैरेलल, मतलब दोनों पास पास में है ना, दोनों एक साथ छोड़ दिए गए, इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर एक डिस्क और एक रिंग छोड़ दिए गए, ठीक है ना, सेम मास सेम रेडियस की, सेम मास और सेम रेडियस की एक डिस्क और एक रिंग छोड़ दी गई। बोला गया जब नीचे की ओर आते तो मोशन क्या होगा, रोलिंग का मोशन है, दोनों का मोशन क्या है, रोलिंग मोशन है। और उन्होंने पूछा आपसे कि along शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन रोलिंग मोशन, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ से एक के पहुँचने का टाइम t1 और दूसरे के पहुँचने का टाइम t2, तो आपको जो दे रखा है दैट इज व्हाट की t1 माइनस t2 की जो वैल्यू है इट इज़ गिविंग टू बी t1 माइनस t2 की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट इट्स 2 माइनस रूट 3 अपॉन 10। t1 माइनस t2 इज व्हाट इट इज़ 2 रूट 3 2 माइनस रूट 3 अपॉन 10 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? ये आपको गिवन है, ये t1 माइनस t2 नहीं, आई थिंक ये जो वैल्यू है ना इट इज़ ऑफ t1 बाई t2 की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है t1 माइनस t2 की वैल्यू पूछिए क्या होगी, जो दोनों में टाइम डिफरेंस लगेगा दैट इज़ व्हाट, ठीक है ना। अगर मान कि मेरे क्वेश्चन के नोट करने में कुछ फॉल्ट भी हो गया तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन बिल्कुल आसान से नेचर का जो भी पूछा गया होगा, अच्छा नहीं हाँ पूछा तो हाइट h गया था, ठीक है। t1 माइनस t2 की वैल्यू दे रखी है एक, अब ये शायद मुझसे मिस्टेक हुई है, जो भी है वो आप जब सॉल्व करोगे पता लग जाएगा। आई थिंक कि t1 बाई t2 की वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी ना दैट विल बी व्हाट, क्योंकि आर स्क्वायर मास सेम है, मास एम भी नहीं आएगा एक्सप्रेशन में और आर भी नहीं आएगा, इट कुड बी t1 माइनस t2, ये हो सकता है, ये हाँ t1 माइनस t2 हो सकता है। इज दैट क्लियर? इट इज़ व्हाट t1 माइनस t2, हाइट h पूछेगी, आसान सा क्वेश्चन है। प्योर रोलिंग में जब रिंग नीचे आएगी आप उसका एक्सप्रेशन तो निकाल लोगे, एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में आएगा, मास m का टर्म तो आता नहीं है, आप वही इक्वेशन लगाते हो ना, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू आप डालोगे, एक केस में एम आर स्क्वायर डालोगे, एक केस में हाफ एम आर स्क्वायर डालोगे, और एक इक्वेशन क्या होगा, एक इक्वेशन होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो वी स्क्वायर जो नीचे होगा दैट वी कुड व्हाट 2a, a इज द एक्सप्रेशन, s क्या आ जाएगा h ओवर साइन थीटा, h ओवर व्हाट साइन 60 है ना,
और जहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दोगे, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो मेरा मतलब जो एक्सेलरेशन ए आएगा, एक्सेलरेशन ए में क्या होगा, जो टर्म्स आएंगे उसमें केवल टर्म्स किसके होंगे, वो इस तरीके से आएगा कुछ जैसे आपका आ गया जी 2/3 जी साइन थीटा आ गया, 1/3 जी साइन थीटा, इसके फॉर्म में टर्म्स आ जाएंगे। बाकी ना तो एम आएगा ना रेडियस आर आएगा। इज दैट क्लियर? सो अब आपको जब इसका रिंग का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिस्क का भी आ जाएगा, ये एच है, ये एच ओवर साइन थीटा है, तो एच ओवर साइन थीटा नीचे आने का टाइम निकाल लो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से आप क्या करोगे, टाइम निकाल लो। और जो टाइम आएंगे उन टाइम में दोनों में एच का टर्म होगा, उनके डिफरेंस को आप इसके इक्वल कर दो, तो उससे क्या होगा, एच आ जाएगा। और एच की जो वैल्यू आती है वो 0.75 मीटर आती है, जो एच की वैल्यू आएगी। सो बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन था। मीन्स वॉट, इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत किस चीज़ की थी, एग्जाम में ना घबराने की ज़रूरत थी और कुछ नहीं ज़रूरत थी, है ना। क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, क्या पूछा गया है, मतलब अर्थ सच्चाई से देखा जाए क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है। बट व्हाट आई फील कि ऐसे क्वेश्चंस स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हैं, रियली ऐसे क्वेश्चंस अगर स्कूल लेवल पे भी दें तो कोई ताजुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जो क्वेश्चन नंबर 10 अब देखो 2019 में पूछा गया, आई रिमेंबर कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफ़ी पहले, मे बी कि इट वॉज अराउंड 94 या 95 के आसपास एक बार पूछा गया था IIT JEE में, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम नेचर का क्वेश्चन। यहाँ था 1 kg और ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 1 kg, एक यहाँ पे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक है 2 kg का, 2 kg का ब्लॉक है। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और इसका स्प्रिंग का जो K है, K ऑफ द स्प्रिंग इज 2 न्यूटन पर मीटर है, इज वॉट 2 न्यूटन पर मीटर। ये दे रखा आपको। कोलिजन इनके बीच का परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है ना, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है एंड 2 kg ब्लॉक डज नॉट कोलाइड टू द वॉल। मतलब जो है जैसे इसमें जब कोलिजन होगा तो कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन इनके बीच में ये भी दे रखा है, कोलिजन इज व्हाट इलास्टिक। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोलिजन होगा और उसके बाद बोला गया कोलिजन के बाद ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक इस ओर जाएगा, ये गिवन नहीं है। उन्होंने क्या बोला, कोलिजन में से जो वेलोसिटी मिलती है वो वेलोसिटी ऐसी मिलती है कि वो वॉल से जाकर के स्ट्राइक नहीं करता है। वॉल से जाकर के स्ट्राइक ना करने का मतलब आपको निकालना है कि ब्लॉक इस ओर जाता है और फिर स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगी और फिर ब्लॉक यहाँ पे वापस आएगा। क्वेश्चन ये बोला गया, जब ये 2 kg ब्लॉक, व्हेन 2 kg ब्लॉक कम्स बैक एट द 2 kg ब्लॉक कम्स एट द इनिशियल पॉइंट, नहीं बल्कि व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ for the first time, what will be distance between 1 kg and 2 kg block? 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस क्या होगी जबकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पहली बार आएगी। सबसे पहले क्या करना है, कोलिजन के इमीडिएटली बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है हमें वेलोसिटी की ज़रूरत केवल इसकी है, इसकी वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप देखोगे जब इससे कोलिजन होगा, हमने माना कि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करता हूँ, सो दैट इज व्हाट, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले v नॉट, इसकी कोलिजन के जो पहले वेलोसिटी है v नॉट, वो वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी का डेटा मैं लिखना भूल गया हूँ, बट दैट वेलोसिटी वाज नोन। v नॉट मैं ले लेता हूँ, मैं आपको उसके थ्रू क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूँ बिकॉज मैं वो डेटा मैंने नोट नहीं किया। सो दैट इज व्हाट, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, कोलिजन के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। सो अब आप देखो 1 इंटू वी नॉट, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली इस ओर v1 और इसकी वेलोसिटी इस ओर ले ली v2, सो दैट इक्वल्स टू 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2, 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2। एक ई वाला इक्वेशन, 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 relative velocity after the collision upon relative velocity before the collision 0 minus v naught। इन दो इक्वेशंस में आप क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे, डोंट सॉल्व
V2 को सॉल्व नहीं करना, आपको निकालना क्या है, मतलब इस तरीके से आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कि V2 के टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और आपकी V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप V1 सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी। यानी कि V1 की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि V1 वेलोसिटी इस ओर आएगी। अब आप ध्यान से देखना, V1 की वैल्यू इस ओर आएगी और ब्लॉक इमीडिएटली इस पॉइंट से उस टाइम पे V1 वेलोसिटी से, जो ये वाला ब्लॉक है, V1 से इस ओर चलना स्टार्ट कर देगा। निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा उस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से इस ओर चलना स्टार्ट कर देगा। अब ये ब्लॉक स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा नेचुरल लेंथ में। एक तरह से ये SHM का आधा ऑसिलेशन हुआ, ये SHM का आधा ऑसिलेशन, क्योंकि ब्लॉक लगातार इसके कॉन्टेक्ट में है। और टाइम पीरियड T क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, टाइम पीरियड T को 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब V2 की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, केवल एग्जामिनर ने ये इसलिए बताया कि कहीं ऐसा ना हो इसका कोलिजन वॉल से हो जाए, वॉल से होने के बाद वो SHM नहीं रह जाएगा बल्कि कुछ और भी फोर्स लगेगा, एडिशनल फोर्स एंड ऑल, मतलब कोई और भी चीज़ होगी। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए क्या क्या इतनी वेलोसिटी मिलती है कि वॉल से कोलाइड नहीं करता है। तो जाना और आना, मीन पोजीशन के एक और जाना और वापस आना इज व्हाट, इट इज अ हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड T होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। तो टाइम T जो लगा दैट इज व्हाट पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। अब इस टाइम में V1 वेलोसिटी से जब ये ब्लॉक यहाँ वापस आ गया तो तब तक ये कितनी डिस्टेंस आगे चला गया होगा, V1 इंटू पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। आपको m नोन है, k नोन है, V1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे बिकॉज V0, मैंने बोला कि V0 जो होगा वो नोन होगा। सो उससे क्या होगा, ये डिस्टेंस x आ जाएगा दोनों के बीच का, और x की वैल्यू क्या है, जो आंसर आ रहा है, आंसर मैंने नोट किया, आंसर इज 2.09 आ रहा है मीटर्स। मैंने बोला कि ऐसा ही क्वेश्चन एक बार बहुत पहले जेई में आया था। मैं अब आपको वाला क्वेश्चन बताता हूँ कि उसमें पूछा क्या गया था। ठीक है, आप देखो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये एक स्मूथ फ्लोर है, देयर इज नो फ्रिक्शन, एक स्प्रिंग यहाँ K1 वाली है, एक स्प्रिंग यहाँ पे K2 वाली है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये डिस्टेंस 2L है, और एक ब्लॉक m मास का V0 वेलोसिटी से आपने इस ओर छोड़ दिया, ये इससे अटैच नहीं होगा, जाएगा इसके साथ क्या होगा, इससे टच करेगा, इसे कंप्रेस कराएगा, फिर वापस आएगा स्प्रिंग के साथ, क्योंकि अटैच नहीं हुआ। ठीक है ना, तो क्या होगा, ब्लॉक जब जिस वेलोसिटी से V0 से जाके टकराया था V0 से ही वापस आ जाएगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रह जाएगी, फिर यहाँ रहेगा, इसे कंप्रेस करेगा, फिर ये वापस आएगा और फिर यहाँ आएगा। उन्होंने बोला था इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अब एक ऑसिलेशन का मतलब ये ब्लॉक यहाँ जाएगा, वापस आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, इस ओर इसे कंप्रेस करेगा, वापस आएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था इसका, और फिर यहाँ वापस आएगा। दिस वन ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाना आना, फिर इस ओर जाना, इसे कंप्रेस करना है ना, फिर यहाँ वापस आना। सो आप देखो कि आधा ऑसिलेशन स्प्रिंग के साथ यहाँ हो गया, आधा टाइम पीरियड, आधा स्प्रिंग के साथ यहाँ हो गया, और पूरी जर्नी में 2L प्लस L प्लस L 4L डिस्टेंसेस ने कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से ट्रेवल किया, क्योंकि टकराने के पहले भी वेलोसिटी V0 थी, और जब ये वापस से रिबाउंड होकर के आएगा स्प्रिंग को छोड़ देगा तब भी वेलोसिटी V0, वही स्प्रिंग की पोटेंशियल जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो टोटल टाइम पीरियड T जो लगा इससे दैट बिकम्स व्हाट, रूट ऑफ K बाई पाई रूट ऑफ K बाई K1 बाई M प्लस पाई रूट ऑफ K2 बाई M, मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M बाई K, आई एम सॉरी, M बाई K1 M बाई K2, है ना। टाइम पीरियड T पूरा क्या होता है, रूट ऑफ 2 पाई रूट ऑफ M बाई K। तो इसके साथ आधा ऑसिलेशन, इसके साथ आधा ऑसिलेशन, 2 की जगह पाई आ गया, प्लस व्हाट 4L अपॉन व्हाट V0, इतना टाइम कांस्टेंट स्पीड वाला टाइम हो गया। सो दिस इज द टोटल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो था दैट वाज कि क्वेश्चन नंबर 11 इसमें था कि एक ये कैपेसिटर का सिस्टम है, ये वोल्टेज V है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, स्विच S2 है, स्विच S2, और कैपेसिटर है यहाँ पे जो कि कैपेसिटी C1, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है K। उन्होंने परमिटिविटी के टर्म्स में दिया है, क्वेश्चन था रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही तो होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K।
है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस अ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, के इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी उन्होंने एप्सिलॉन ई आर दिया, इसे क्या दिया, दिस एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट आर, वही के है। तो के की वैल्यू आपसे शायद पूछी गई है, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, और एक कैप्चर C2 यहाँ है और एक कैप्चर यहाँ पे है C3, ये सिस्टम है, और एक स्विच यहाँ पे है, दिस स्विच इज, ये स्विच S1, ये S2 है, S1 S2, और V0 की वैल्यू है 8 वोल्ट्स, दिस व्हाट 8 वोल्ट्स। और ये बोलेगा कि जब प्रोसेस कैसे की जाती है, फर्स्ट S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, पहले इसे क्लोज कर दिया और S2 ओपन है। जब ये क्लोज्ड है और ये ओपन है तो इसमें कोई चार्जिंग नहीं आएगी, मतलब व्हाट चार्ज के लिए आना होगा। अच्छा, C1 और C2 इक्वल टू C3 की वैल्यू C है, मतलब जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तो इन सब की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, डायलेक्ट्रिक फिल करने से फिर K टाइम्स होगी, ठीक है ना। तो पहले S1 क्लोज किया, S2 इज ओपन, दैट मीन्स कि इसमें कोई चार्जिंग नहीं होगी, केवल वाला चार्ज होगा, किस वोल्टेज से, 8 वोल्ट से वो वाला चार्ज होगा। अब एक साथ क्या किया, इसे ओपन कर दिया और इसे क्लोज कर दिया एक साथ, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसे ओपन कर दिया और इसे क्लोज कर दिया, और ये बोला गया कि स्टेडी स्टेट में हमें मिलता क्या है कि चार्ज ऑन, अच्छा इनकी वैल्यू तीनों की 1 माइक्रोफैराड है, ये दे रखी है, और स्टेडी स्टेट में व्हाट वी फाइंड की जो C3 है, C3 के ऊपर चार्ज मिलता है हमें, when S1 is closed, S2 is open, in equilibrium, C3 equals to charge on C3 is it is 5 microcoulomb, it's 5 microcoulomb, then the value of K। C3 की जो इसका चार्ज दे रखा है स्टडी स्टेट में, मतलब जब आपने इस स्विच को क्लोज किया, सो दिस चार्ज इक्वल्स व्हाट 5 माइक्रोकूलम, इस पे इतना चार्ज मिलता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। मैं बताता हूँ, देखो आसान सा क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे। आपने इसका कैपेसिटी पता है 1 माइक्रोकूलम है, 8 वोल्ट्स है, तो ये सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है, पहले S1 क्लोज्ड है, इसके पास चार्ज क्या आ गया, 8 माइक्रोकूलम आ गया, चार्ज क्या आ गया, 8 माइक्रोकूलम आ गया ना, 8 माइक्रोकूलम। अब इसकी कैपेसिटी 1 है, इसकी कैपेसिटी 1 इंटू के है, इसकी 1 माइक्रोकूलम में है सब कुछ, इसकी 1 और इसकी 1 इंटू के, दैट इज के इसकी कैपेसिटी हो गई। आप ऐसे कर लो कि इसको एक सिस्टम मान लो, तो इनकी कैपेसिटी सीरीज में क्या आ गई, 1 इंटू के अपॉन व्हाट के प्लस 1, दोनों मिलकर के सीरीज में मान लो इन्हें, तो कैपेसिटी क्या आ गई 1 इंटू के C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसकी इतनी कैपेसिटी आ गई, और इसकी कैपेसिटी 1 ही है। इस पूरे सिस्टम के पास जब आपने ये क्लोज ही कर दिया तो बैटरी से तो चार्ज नहीं आएगा, इस पूरे सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, 8 माइक्रोकूलम, 8, ये सब कुछ माइक्रोकूलम में है, कैपेसिटी भी माइक्रोकूलम में, 8 चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी बिकम्स व्हाट, के अपॉन के प्लस 1 प्लस 1, ये इसकी और ये वाली ब्रांच इसके साथ पैरेलल में, सो C1 प्लस C2, दिस बिकम्स व्हाट, कॉमन वोल्टेज। ये क्या आ गया, कॉमन वोल्टेज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, तो यही वोल्टेज इस ब्रांच के क्रॉस होगा और यही वोल्टेज इस ब्रांच के क्रॉस होगा। आपको इस ब्रांच का वोल्टेज पता लग गया, अब इस ब्रांच के वोल्टेज को इसकी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, इसका चार्ज की इक्वल्स व्हाट CV, और वो कितना है 5 माइक्रोकूलम है। तो इसमें अननोन क्या हुआ, K। आप इससे K की वैल्यू निकाल लो, K की वैल्यू आती है कितनी, 1.5 आती है, K की वैल्यू आ रही है 1.5। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो क्वाइट ए इजी क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आप देखोगे कि जो फर्दर है एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, मतलब इस क्वेश्चन में भी काफ़ी ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन था। आपने कैपेसिटर चैप्टर में जब आपने जेई मेन के लिए भी प्रिपरेशन की तो बहुत से तरीके के किए कि ये होगा वो होगा, और ये क्वेश्चन मतलब कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, उसमें इसके बियॉन्ड कुछ नहीं था। केवल यहाँ पे क्या करते हैं कि बोर्ड्स में जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन देते हैं तो दे मेक द लैंग्वेज सिंपल, जी एडवांस में देते हैं तो दे ट्राई टू डू व्हाट, दे ट्राई टू मेक द क्वेश्चन वेरी क्लियर, बट दे ट्राई टू मेक द लैंग्वेज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, कि याला क्लोज किया फिर याला ओपन किया फिर स्टडी स्टेट में सर्किट पहुँचे एंड ऑल, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या था,
क्वेश्चन नंबर 12 में था कि ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर पॉजिटिव वाई के लॉन्ग मैग्नेटिक बी B1 है और ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मैंने बी इसके नीचे मतलब y ग्रेटर देन 0 में B1 और y लेस देन 0 में इसके नीचे वाले पार्ट में मैग्नेट बी क्या है, ये B2 है, एंड B1 इज इक्वल टू गिवन टू बी, B1 इज इक्वल टू B1 इज जो B1 है मतलब यहाँ पे जो B है, दोनों मैग्नेट बी पॉजिटिव के कैप के लॉन्ग हैं, दोनों मैग्नेट बी किसके लॉन्ग हैं, ये भी और ये भी पॉजिटिव के कैप के लॉन्ग, और ये गिवन है कि B1 इक्वल्स टू 4B2 है ना। ये एक तो गिवन है कि एक वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज है जिसे वेलोसिटी देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ओरिजिन से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, इसे ओरिजिन से यहाँ से छोड़ते हैं, दिस 0 0, और इसे वेलोसिटी बी नॉट कितनी दी गई है, पाई मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी से सोर्ट थ्रो किया गया है, एंड B2 इज इक्वल टू, B2 का मैग्नीट्यूड 4B1 के इक्वल है, B2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 4B1 के इक्वल है, तो उन्होंने बोला है कि the change the average speed in meter per second along the x axis, वैसे उन्होंने एवरेज स्पीड बोला, एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला, लेकिन उसे वेलोसिटी कैसे बना दिया, उन्होंने बोला है कि द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड along x axis at t इक्वल्स टू टाउ, और t इक्वल्स टू टाउ है क्या, at t इक्वल्स टू टाउ, मतलब स्टार्टिंग से t सेकेंड्स के बीच में एवरेज स्पीड along द x एक्सिस क्या होगी पार्टिकल की, ये पूछा गया है, जबकि t को डिस्क्राइब कैसे किया, उन्होंने बोला t वो टाइम है जिस टाइम पे पार्टिकल पहली बार x एक्सिस को नीचे से क्रॉस करेगा, मतलब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करता होगा, नीचे की ओर भी क्रॉस करता होगा, और उन्होंने जब नीचे से आकर के ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पे पहली बार नीचे से आकर के ऊपर की ओर क्रॉस करता, दैट टाइम इज व्हाट t। अब लेट्स एनालाइज डायरेक्शन से, यहाँ देखो मैग्नेट बी आपकी ओर है, पॉजिटिव z पॉजिटिव k में है आपकी ओर, तो लेफ्ट हैंड से फोर्स किस ओर लगा, वेलोसिटी भी y के लॉन्ग है, तो फोर्स इस ओर लगा, यानी कि ये सर्कल में सब कुछ मैग्नेट परपेंडिकुलर है, इस ओर जाएगा, ऐसे जाएगा। अब पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा, जब पार्टिकल आप देखो यहाँ पे एंटर करेगा, इसकी रेडियस r कितनी होगी, रेडियस r विल बी इक्वल टू एम बी नॉट अपॉन व्हाट, एम बी अपॉन क्यू बी, सो यू विल सी दिस रेडियस r इक्वल्स व्हाट एम बी अपॉन क्यू बी, तो q और b की वैल्यू मैंने b ले ली, ये r1 आ गया, और रेडियस r2, अब दूसरे केस में जब यहाँ पे एंटर करेगा तब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, रेडियस r2 कितना आएगा, m b नॉट, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है मैग्नेट b में, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, सो m b नॉट अपॉन व्हाट q इंटू 4b, ये b2 की वैल्यू क्या आ गई, 4b आ गई, मतलब जो रेडियस यहाँ है या रेडियस उसकी 1/4 है। अब डायरेक्शन देखो ये कैसे मूव करेगा, मैग्नेट b किस ओर है, आपकी ओर है, मैग्नेट b जो है वो आपकी ओर है, पॉजिटिव k में है ना, वेलोसिटी v किस ओर है, नीचे की ओर, तो अब इसका जो फोर्स इस ओर लगा, मतलब पहले इस पे देखो फोर्स किस ओर लगा था, मैग्नेट बी आपकी ओर पॉजिटिव के में, पॉजिटिव के का मतलब आपकी ओर हो गया ना, x एक्सिस y एक्सिस, और इस ओर मैंने क्या लिया, ऊपर की ओर क्या लिया, देयर इज अ पॉजिटिव के, और उसके बैक साइड में क्या है, देयर इज अ नेगेटिव के, बैक साइड में क्या, नेगेटिव के, या आप वैसे इमेजिन करना चाहो तो x एक्सिस y एक्सिस, ऊपर की ओर पॉजिटिव के, तो मैं यहाँ पे करता तो k, वेलोसिटी v फोर्स इस ओर लगता, तो ये वेलोसिटी ऐसे टर्न करती सर्कल। अब जब यहाँ पे पहुँचा, मैग्नेट b तो ऊपर की ओर है, वेलोसिटी इस ओर आ गई, तो ये क्या होगा, अब सर्कल इसका टर्न करेगा इस ओर, और इस ओर ऐसे आएगा। सो अब देखो पहले रेडियस r1 इसकी 4 गुनी थी, है ना, अब क्या होगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस मान लो कि ये जो हुआ 2x हो गया, ये कितना आ गया 2r1, ये डिस्टेंस 2r1, जब यहाँ से वापस आएगा हाफ सर्कल में, ये जब वापस आएगा यहाँ पे हाफ सर्कल में, तो जिसका डिस्टेंस आएगा कितना आएगा 2r2, 2r2 का मतलब ये हो गया 2r1 हो गया ट्वाइस ऑफ एम बी नॉट अपॉन वॉट क्यू बी, टू एम बी नॉट अपॉन क्यू बी, और ये आएगा ट्वाइस ऑफ r2 का मतलब दैट बिकम्स एम बी नॉट अपॉन, और 2 से मल्टीप्लाई करो दैट इज वॉट 2qb, इतना डिस्टेंस वापस आ गया, इतना डिस्टेंस उस ओर गया और इतना डिस्टेंस वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिया आएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ r1, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एम बी नॉट अपॉन क्यू बी, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ एम बी नॉट अपॉन क्यू बी माइनस एम बी नॉट अपॉन 2qb, दिस व्हाट डिस्टेंस।
मैंने कहीं पे देखा था इसके सॉल्यूशन में उन्होंने गलत कर रखा था, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको मतलब सोर्स का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 का रखा था, जब दोनों जगह मैग्नेट बी का डायरेक्शन सेम है। जैसे मान कि आप एक मैग्नेट बी का डायरेक्शन ऊपर या नीचे है, आप एक पार्टिकल को अगर मानो कि करते तो पूरा सर्कल ही तो कंप्लीट करता है, मतलब पहले अगर वो इस ओर गया तो बाद में पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस ओर आएगा। द ओनली थिंग इज दैट कि उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस पहले से डिफरेंट आ गई, यही तो फर्क होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। सो अब आप देखोगे इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और पहली बार यहाँ पे नीचे से एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगा, और इसके लिए टाइम कितना लगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट एक्स आ गया। अब जो टोटल टाइम आ गया, टाइम T1 विल बी, एक सर्कल का टाइम क्या होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। सो पहले टाइम आ गया कितना, पाई एम अपॉन क्यू बी, पाई एम अपॉन क्यू बी, और बाद में टाइम कितना आ गया, पाई एम अपॉन क्यू 4b। ये टाइम t आ गया टोटल, x अपॉन टी इज इक्वल व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। सो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी गई, जब आप x अपॉन टी करोगे तो ये m q b, ये सारे टर्म्स m, ठीक है ना, m q b बार के सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, चल v नॉट वाला टर्म आएगा, और वेलोसिटी v आपको दे रखी है, वेलोसिटी v जो दे रखी है दैट इज व्हाट, मैंने बताया भी था आपको, वेलोसिटी v इसकी दे रखी है कितनी, पाई मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी v नॉट कितना है, ये v नॉट ही है यहाँ पे, v नॉट इज व्हाट, पाई मीटर पर सेकेंड। सो जब आप x अपॉन t करोगे तो m q b के टर्म्स खत्म हो जाएंगे, और केवल v नॉट के टर्म्स हैं, v नॉट इज नोन। सो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने सॉल्यूशन में ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 किया था, वो ट्वाइस ऑफ R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 किया था, जो कि गलत था, ठीक है ना। सो मे बी आंसर उसी के अकॉर्डिंगली होगा उनका, ठीक है ना। सो आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर। देन सी वी हाउ, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है कि जो काफ़ी ईजी सा था, यू जस्ट हैड टू मेक द फिगर, आपको केवल फिगर बनाने की जरूरत थी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर, इट्स क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, देखो कि उन्होंने सन से लाइट रेज आ रही हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और जो लाइट वो लोग डाल रहे हैं, लाइट का इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है किलोवाट, अच्छा किलोवाट आ गया तो पर सेकेंड तो आ ही गया, पर मीटर स्क्वायर दिस द इंटेंसिटी, इस पर डाला जा रहा है, और बोला गया इसका जो अपर्चर का रेडियस है r, दिस r इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू इट्स फोकल लेंथ, काफ़ी छोटा है। इज दैट क्लियर, बोला गया कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ये पूछा गया। यहाँ से 22 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना, यहाँ से 22 सेंटीमीटर दूर व्हाट इज द इंटेंसिटी। आसान सा क्वेश्चन था। देखो जैसे जो लाइट यहाँ पे पूरी आई, उसकी जो पावर होगी, पावर P बिकम्स व्हाट, पावर P बिकम्स 1/3, ठीक है ना, किलोवाट, और मल्टीप्लाई क्या कर दो, इसके पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 1.3 सब कुछ किलोवाट में है, इंटू पूरा एरिया, इतनी पावर लेंस के ऊपर इतनी पावर आई। अब वो पावर यहाँ पे फोकस पे कलेक्ट होगी, दिस व्हाट 20 सेंटीमीटर, और आपसे यहाँ पे पूछी गई इस जगह ये 2 सेंटीमीटर आ गया है ना, ये 22 सेंटीमीटर पे पूछा गया कितनी इंटेंसिटी होगी। सो ये जो पूरी पावर यहाँ से इतनी पावर कलेक्ट हुई वो इस पॉइंट पे पहुंची, और वो पूरी की पूरी पावर इस एरिया में आएगी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। नाउ यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू r बाई 20, और यहाँ से टेन थीटा इज व्हाट, r डैश, इस पार्ट का रेडियस, जहाँ पे जिस पार्ट में पावर आएगी, r डैश अपॉन व्हाट 2, सो r डैश बिकम्स इक्वल टू व्हाट 1/10, 1/10 मतलब व्हाट कि यहाँ पे जो रेडियस है r डैश 1/10 है। सो अब आप देखो कि यहाँ पे जो पावर P इतनी आई इस एरिया में, और आप इस एरिया के किससे डिवाइड कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, पाई r स्क्वायर बाई r इज इक्वल व्हाट r/10, सो r स्क्वायर बाई 100 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, पाई r स्क्वायर बाई 10, 10 का 100 तो 100 आ गया, सो दैट इज व्हाट, ये कैंसिल हो गया, और ये 130 किलोवाट आ गया, 130 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, दिस आंसर। सो आंसर इसका 130 दे रखा था उसमें। इज दैट क्लियर, आप समझ गए इसे।
सो अब आज का ये पूरा तो नहीं हो पाया, मतलब मेरे केवल 2-3 क्वेश्चंस रह गए। वो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उसका था 2 क्वेश्चंस एरर्स के थे, बहुत ही इजी से, और एक क्वेश्चन उसका था कंडक्शन का था। बट जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो इस वाले से उस ऑब्जेक्टिव, मतलब दैट ऑब्जेक्टिव इज ऑलरेडी मेट। ऑब्जेक्टिव ये था आपको बताना, इस एंड मोमेंट पे कॉन्फिडेंस दिलाना। ये पेपर बहुत पहले का पेपर नहीं है, ये लास्ट ईयर का ही पेपर है। अब लास्ट ईयर के पेपर में अगर आपको क्वेश्चन इतने एवरेज टाइप के दिखते हैं, सो इस टाइम पे एट द 11th आवर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट टू बूस्ट अप कॉन्फिडेंस इन यू। क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, उसके ऑप्शंस को ठीक से रीड करना, आपके पास ऑलरेडी जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशंस हैं, कि उन्हीं को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, और साथ में कहना चाहिए कि आपको उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उसे नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, और आपके कहीं पे कैलकुलेशंस में कोई फॉल्ट ना हो, तो उसके साथ भी क्या है, जी एडवांस के पेपर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सो ट्राई टू डू दैट। और जब भी कोई इस बीच में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे या कोई पेपर अटेम्प्ट करोगे, द बेस्ट सोर्स एट द 11th आवर इज व्हाट, इट इज़ द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द IIT JEE इटसेल्फ, JEE एडवांस या IIT JEE के, बिकॉज वो उन्हीं लोगों ने सेट किए हैं जो आपके अब एग्जामिनर्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं लोगों के सेट किए हुए पेपर्स हैं। सो रिलेवेंसी मतलब व्हाट, टफनेस, द लेवल ऑफ टफनेस, द रिलेवेंसी ऑफ क्वेश्चंस, एंड द बेस्ट थिंग इज व्हाट की रिलेवेंसी टफनेस के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक एग्जामिनर की फिलॉसफी होती है, व्हाट डू दे वांट टू सी इन यू, ठीक है ना, ओनली दैट थिंग। उनका पर्पस या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं होता, रादर दे वांट टू डिफीट दैट ऑब्जेक्टिव। वो उस चीज़ को डिफीट करना चाहते हैं कि जो लोग 5 साल से 6 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिनको काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो गई हैं, वो पेपर के ट्रेंड को उस क्लासिकल ट्रेंड से दूर ले जाएं, सो दैट कि एक बच्चे की नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल कैलकुलेशन पावर, नेचुरल कॉन्फिडेंस, वो चीज़ उस पेपर में सामने आए, एंड दे वांट टू सेलेक्ट ओनली दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, all the best, keep practicing. I will see you soon, maybe tomorrow or day after tomorrow, in another sprint with some more philosophy of the JEE Advanced paper, so that you can really do very well. All the best.